Hello friends, very good evening to all of you. You're most welcome on the अरुणोदय IAS ऑफिशियल यूट्यूब चैनल. माई सेल्फ कपिल देव. जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा इन्वायरमेंट इकोलॉजी, जो आपके पेपर थर्ड से रिलेटेड है, जो आपके मेंस के और प्री के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली हैं. तो जैसे कि फॉर योर कन्वीनियंस आई विल डिवाइड इनटू 6 पार्ट. तो आज पहला पार्ट है जो हम शुरू करने वाले हैं. तो देखेंगे हम आज पहले पार्ट में क्या सीखने वाले हैं और क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं. पहले पार्ट में हम सीखेंगे व्हाट इज इकोलॉजी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोलॉजी, environment and its component, what is biotic component, what is abiotic components, level of organization in ecology such as individual, population, community, biosphere, biome, etc. बेसिक डिफिनीशन हम जानेंगे, बेसिक डिफिनीशंस के बारे में जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, जैसे व्हाट इज इकैड, व्हाट इज बायोस्फीयर, व्हाट इज बायोम, व्हाट इज होम रेंज, व्हाट इज हैबिटेट, एटसेट्रा. हम जानेंगे फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो के बारे में जानेंगे, हम सीखेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में, हम जानेंगे फूड वेब के बारे में, हम जानेंगे फूड चेन के बारे में, हम सीखेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल्स के बारे में. उसके बाद हम अपने अगले पार्ट में देखेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जहां हम देखेंगे व्हाट इज टैगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डिफॉरेस्टेशन, डिजर्टिफिकेशन, डिजर्ट इकोसिस्टम, एटसेट्रा. हम देखेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में, जहाँ पे लेक इकोलॉजी क्या है, जहाँ पे हम देखेंगे कि कोरल रीफ्स क्या हैं, मैनग्रोव्स क्या हैं, मैनग्रोव से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो क्या हैं, सरकार के द्वारा जारी की गई जो पॉलिसीज़ हैं मैनग्रोव से रिलेटेड वो सारी क्या हैं. हम देखेंगे कोस्टल जो इकोसिस्टम होता है उसके बारे में. तो चलिए अब शुरू करते हैं आज पहला लेक्चर अपना. तो हम देख रहे हैं कि हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी. इकोलॉजी क्या है, व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इन्वायरमेंट. बेसिकली इकोलॉजी जो है वो इन्वायरमेंट की स्टडी के लिए बनाया गया, इन्वायरमेंट की स्टडी करता है एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ ऑर्गेनिज्म लिव विथ ईच अदर इन यूनिक फिजिकल इन्वायरमेंट. इकोलॉजी ये समझाता है कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है, एक दूसरे के साथ अंतर संबंध बनाता है और एक ही इन्वायरमेंट में वो रहता है. इकोलॉजी इज द साइंस, कभी कभी कहा जाता है इकोलॉजी साइंस भी है, विच अंडर विच all the interrelationships between all organism and the physical environment are studies. सभी जो जीव हैं उनके बीच जो अंतर संबंध होते हैं जो उनके फिजिकल इन्वायरमेंट्स के साथ, उसका अध्ययन बताता है कि ये इकोलॉजी है. द टर्म ओइकोलॉजी वॉज फर्स्ट यूज बाई अर्नेस्ट हैकेल इन 1869. आपको ज्ञात होगा कि 1869 में अर्नेस्ट हैकेल द्वारा इकोलॉजी जो शब्द आज हम यूज़ करते हैं वो पहले कहा गया ओइकोलॉजी. ओइकोलॉजी जो एक ग्रीक शब्द है जिसको दो भागों में बांटा गया, जिस पहला जो है ओइकोस. ओइकोस मीन्स होता है हैबिटेट एंड लोगोस मीन्स होता है स्टडी. किसी भी हैबिटेट के स्टडी को इकोलॉजी कहा जाता है. फिर समय जैसे बीता ओइकोलॉजी कम टू बी कॉल्ड इकोलॉजी. बीतते समय के साथ जो है ये कन्वर्ट हुआ, ओइकोलॉजी कम्स टू इकोलॉजी. नाउ विद इन द इकोलॉजी नॉट ओनली द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल्स एंड दियर इन्वायरमेंट. जो इकोलॉजी है वो केवल जीवों और उसके भौतिक जो पर्यावरण है, यानी कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, केवल उन्हीं के इंटर रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताता है. ये बताता है किसके बारे में भी, ह्यूमन सोसाइटी के बारे में, जो फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, जो फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ अपने अंतर संबंध रखता है. अगर एक शब्दों में कहा जाए तो इसको जो है हम कल्चरल इकोलॉजी कह सकते हैं. कल्चरल इकोलॉजी. अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इकोलॉजी. जैसे आप जानते हो या फिर यू नो वेरी वेल, एवरी ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव. जिंदा रहने के लिए जो लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं,
वो बहुत ही ज़रूरी हैं। सो इकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट एग्जामिन द रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म हैव टू ईच अदर एंड टू दियर इन्वायरमेंट। कहा जाता है कि जैसे जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने साथ के ऑर्गेनिज्म से कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, वो देखता है, और साथ ही साथ उस इन्वायरमेंट के भी जो रिलेशंस हैं वो भी उसके अंदर भी इसकी स्टडी की जाती है। देयर आर मेनी डिफरेंट वे टू स्टडी द इकोलॉजी। जाहिर सी बात है, बहुत सारे वे हैं जो इकोलॉजी को डिफाइन करते हैं, बहुत सारे वे हैं इकोलॉजी के स्टडी के लिए। सम टाइप ऑफ लैंडस्केप इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड बिहेवियरल इकोलॉजी। द थ्री आर जैसे हम तीन टाइप जो इकोलॉजी है वो तीन भागों में बांटते हैं यहाँ पे। पहला है लैंडस्केप इकोलॉजी, दूसरा है पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड थर्ड है बिहेवियरल इकोलॉजी। सो पहला देखते हैं लैंडस्केप इकोलॉजी। ये जो है एक वाइड फेनोमेना है। इट इज़ वास्ट फेनोमेना वेयर वी इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेट्यूज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो हमारे माउंटेन्स हैं उसके बारे में। और फिर ये पैटर्न्स फॉलो करता है, यानी कि जो सॉइल का पैटर्न है, पैटर्न ऑफ रेनफॉल, पैटर्न ऑफ क्रॉप्स एटसेट्रा, एंड बिहेवियर अकर्स लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। ये बहुत ही वास्ट, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही वास्ट जो फेनोमेना है ये है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो संदर्भित करता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माउंटेन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेटूज एक्सेट्रा। बिहेवियरल अकर्स यानी कि जो हमारी अर्थ है, जैसे इक्वेटर है, ये कैंसर हो गया, ये कैप्रिकॉर्न हो गया, तो यहाँ पे जो जैसे हम सूरज की गर्मी ज़्यादा प्राप्त करते हैं, यहाँ पे ध्रुवों पे कम प्राप्त होती है, तो यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी होगी, जो भी इकोलॉजिकल फेनोमेना होंगे वो दूसरी तरह से होंगे, और यहाँ पे जो इकोलॉजिकल फेनोमेना होंगे वो दूसरी तरह से होंगे। ध्रुवीय भालू जैसे पाया जाता है उसका आकार बहुत बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे जो भालू पाए जाते हैं उनका आकार छोटा होता है। ये बिहेवियरल फिनोमेना है। इसके अंतर्गत जैसे हमने देखा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है पैटर्न, वो बिहेवियरल जो क्रॉस और लार्ज जियोग्राफिकल एरिया के बारे में हमने इसको जाना। चलिए देखते हैं अगली जो टाइप्स है उसको देखते हैं। पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी स्टडी द राइज एंड फॉल इन द नंबर ऑफ स्पीसीज। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस हैं वो अफेक्ट करेंगे, यहाँ पे अफेक्ट करेंगे इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, वो अफेक्ट करेंगे। अब इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस के बारे में आप जानते हो कि ये क्या है। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस जैसे हो गया कि ओवर पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, बहुत सारी जो गतिविधियां हैं, जैसे हाई टेम्परेचर हो गया, पॉल्यूशन हो गया, ओवर पॉपुलेशन हो गया, और क्लाइमेट चेंज हो गया एटसेट्रा, ये बहुत ही प्रभावित करते हैं इन सब चीज़ों को। तो ये जो है राइज करता है कि जैसे बायोडाइवर्सिटी मिली ज़्यादा, तो हम वहाँ पे जो है ज़्यादा नंबर्स में जो है हम वहाँ पे स्पीसीज़ की जो डिफरेंसेस हैं वो देखेंगे, वहाँ पे ज़्यादा जो है बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी। फॉल, टेम्परेचर ज़्यादा है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग के जरिए, या फिर व्हेन क्लाइमेट चेंज अकर, देन वी आर लुक दैट द नंबर ऑफ स्पीसीज इज गोइंग टू डाउन। सो जो पॉपुलेशन इकोलॉजी है वो जो इकोलॉजिकल अपना इन्वायरमेंटल जो इन्फ्लुएंसेस है उस पर भी निर्भर करता है, उस पर भी जो है ये अफेक्ट करता है पॉपुलेशन ऑफ इकोलॉजी को। बिहेवियरल इकोलॉजी को देखा जाए तो बिहेवियरल इकोलॉजी स्टडी द डिफरेंट वे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व एंड अडॉप्ट टू चेंजेस देयर हैबिटेट। जाहिर सी बात है, वही चीज़ जो पॉपुलेशन इकोलॉजी में है वो चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है कि बिहेवियर ऑफ इकोलॉजी स्टडी द डिफरेंट वेज ऑफ ऑर्गेनिज्म इवॉल्व एंड अडॉप्ट टू चेंजेस, कि कैसे, जैसे फिर बताया मैंने आपको, ये इक्वेटर है, ये अपना कैंसर है, ये कैप्रिकॉर्न है,
तो यहाँ पे जो जैव विविधता पाई जाएगी वो बहुत ही ज़्यादा पाई जाएगी, यहाँ पे उससे भी कम, यहाँ पे जो है उससे भी कम। तो ये कैसे जो नेसेसरी थिंग्स हैं वो अपने फूड के लिए, अपने हैबिटेट के लिए, अपने होम रेंज के लिए वो कैसे प्राप्त करेंगे, वो बिहेवियरल इकोनॉमी पे हम जानते हैं, बिहेवियरल इकोलॉजी में हम जानते हैं। आगे चलते हैं इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे। व्हाट इज इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट जो शब्द है वो फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है, इन्विरोनर। इन्विरोनर इसका मतलब है सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग। एवरीथिंग दैट सराउंड और इफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज कलेक्टिवली नोन एज इट्स इन्वायरमेंट। यानी कि जो किसी जीव के पूरे जीवन काल में जो उसके आसपास में जो उसको घेरे रहता है, जो उससे अंतर संबंध रखता है, या जो ऑर्गेनिज्म है जिसके साथ वो अंतर संबंध बनाता है, उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। द वर्ड इन्वायरमेंट इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच लैंग्वेज इन्विरोनर, मीनिंग सराउंडिंग और इन सर्किल। जैसे आपको बताया मैंने, यहाँ पे जैसे कोई ह्यूमन बीइंग है तो यहाँ पे पेड़ है, पर्वत है, पठार है, पहाड़ है, जानवर हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें, तो ये सब मिल के इन्वायरमेंट का निर्माण करते हैं। सो इन्वायरमेंट इंक्लूड द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशंस। फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन यानी कि जो जैविक और भौतिक दशाएं हैं। जैविक दशाओं में जैसे लिविंग थिंग्स हो गई, भौतिक दशाओं में जैसे नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, उनको हम जो है डिराइव करते हैं। जो उसके चारों तरफ घेरे रहती हैं या इंसर्किल करते हैं या सराउंड करती हैं, वो इन्वायरमेंट कहलाता है। आगे चलते हैं जैसे देखते हैं इन्वायरमेंट में क्या है। द इन्वायरमेंट डिफाइन एज द सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इन्फ्लुएंस एंड इवेंट्स सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो घटनाएं हो रही हैं, जो प्रभावशाली चीज़ें घट रही हैं उसके आसपास, वो भी अफेक्ट डालती हैं और वो भी मतलब एक तरह से इन्वायरमेंट का निर्माण करती हैं। देखा गया कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। देन द रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट आर हाईली कॉम्प्लेक्स। देखा जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म के साथ जो है रिलेशन होता है इन्वायरमेंट का, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। यानी कि जैसे हम आगे चल के फूड वेब के बारे में जानेंगे, कैसे जानेंगे कि हाँ ये कितना मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स फूड वेब होता है उसके बारे में जानेंगे। और यहाँ ध्यान देना है, इन्वायरमेंट इज नॉट स्टैटिक। ऑलवेज रिमेंबर दैट इन्वायरमेंट इज नॉट स्टैटिक because the biotic and abiotic factors are in flux and keep changing continuously। बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में अभी आगे जानेंगे हम। वहाँ बताएंगे कि कैसे जो है ये इन्वायरमेंट को एक तरह से अस्थायी नहीं होने देते, यानी कि इन्वायरमेंट इज़ नॉट स्टैटिक। ये कहा जाता है, अभी जैसे आपके पेपर में पूछ दिया जाएगा या फिर आपके क्वेश्चन में एक जो है लाइन बनाई जाएगी या फिर एक ऑप्शन के रूप में बनाया जाएगा कि इन्वायरमेंट इज स्टैटिक। दिस इज रॉन्ग, इन्वायरमेंट इज नॉट स्टैटिक। ऑलवेज रिमेंबर दैट इन्वायरमेंट इज नॉट स्टैटिक। सो अब जानते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में, इन्वायरमेंटल लॉ के बारे में जानेंगे। एक यूएसए के एक पॉलिटिशियन थे, बैरी कॉमनर, ये नाम आप पढ़ रहे होंगे। ही इज अ पॉलिटिशियन एंड सेलुलर बायोलॉजिस्ट, ग्रेट सेलुलर बायोलॉजिस्ट। इन्होंने कॉमनर एड्रेस्ड द इन्वायरमेंटल क्राइसिस एंड ह्यूमंस एंड नेचर्स इंटरेक्शन ऑन मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स। बहुत सारे पहलुओं का जो है इन्होंने अध्ययन किया। जो पर्यावरणीय संकट है यानी इन्वायरमेंटल जो क्राइसिस है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस ह्यूमन एंड नेचर को लेके इन्होंने बहुत सारे पहलुओं का अध्ययन किया, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ, कंज्यूमर डिमांड, पॉलिटिक्स, कैपिटलिज्म, ग्रीड एंड अदर फैक्टर्स। इन सब चीज़ों का अध्ययन किया और बताया कि भैया, बैरी कॉमनर ने कहा, ही टोल्ड द वर्ल्ड
We have met the enemy and he is us. Barry Commoner told the whole world, Barry Commoner told the whole world, we have met the enemy and he is us. Why? आपको जानना चाहिए और थोड़ा सा अपने दिमाग को स्पैन करिए, अपने आँख नाक कान सब खोलिए। क्यों इन्होंने ऐसा कहा कि वो दुश्मन हम ही हैं, हम अपने दुश्मन से मिले, पता लगा कि वो हम ही हैं। क्यों कहा ऐसे? बिकॉज देखा जाए तो अभी वी आर स्टैंडिंग द वर्ड्स ऑफ 6 मार्क्स एक्सटेंशन। हम अपने 6वें जो है एक्सटेंशन के कगार पे खड़े हुए हैं। अब उसके हिसाब से देखा जाए तो ये गलत नहीं है। वी हैव मेट द एनिमी एंड ही इज अस, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, डिजर्टिफिकेशन कह सकते हैं आप, ओवर पॉपुलेशन, लैक ऑफ जो पॉलिटिकल सपोर्ट, वो सब कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सपोर्ट करती हैं। जैसे इन्होंने कहा कि हम CFC जनरेट करते हैं, जनरेटिंग CFC। अब देखा जाए तो जैसे पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन को देख लिया जाए तो एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, सॉइल पॉल्यूशन हो गया, प्लास्टिक वेस्ट हो गया, ई वेस्ट हो गया, एटसेट्रा। हम दुश्मन क्यों हैं खुद के? बिकॉज अब एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे प्लास्टिक पॉल्यूशन को ले लें। अकॉर्डिंग टू CPCB, ये हम आगे पढ़ेंगे, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आगे जानेंगे ये कैसे बना, इसको शक्तियाँ कैसे प्राप्त हुई, वगैरह वगैरह चीज़ें। अकॉर्डिंग टू CPCB, पर डे इंडिया प्रोड्यूस 26,000 ton plastic. You know that? This is very serious condition. India is the biggest country. India जो है वो प्रोड्यूस करता है 11 to 12 मीट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट पर ईयर। सोचिए, इतना हम लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं या हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं प्लास्टिक को, और इसमें से जो है केवल 60% जो प्लास्टिक वेस्ट है अपना, वो हम जो है सिर्फ कलेक्ट कर पाते हैं। 40% जो है वो अनकलेक्टेड हैं। ये मेरा डाटा नहीं है, ये CPCB का डाटा है, भारत सरकार का डाटा है। आप देखिएगा प्लास्टिक वेस्ट। अब देखा जाए तो जो जो प्रति व्यक्ति जो प्लास्टिक उपभोग यानी कि प्लास्टिक का जो कंज्यूम करता है, पर ईयर 6 to 7 या 7 to 8 kg पर ईयर अपने मतलब कि एक व्यक्ति पूरे साल में 7 से 8 किलोग्राम जो है प्लास्टिक यूज़ करता है। आप सोचिए इतनी ज़्यादा प्लास्टिक। तो इसीलिए जो है हम बोलते हैं कि वी हैव मेट द एनिमी। बैरी कॉमनर ने कहा वी हैव मेट द एनिमी एंड ही इज अस। इसलिए हम खुद के दुश्मन हैं। एयर पोल्यूशन में देख लीजिए आज भारत की स्थिति क्या है। इंडिया के टॉप मोस्ट सिटीज़ जो हैं वो वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग में हैं कि इनमें सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। सोचने की बात है। फिर ई वेस्ट के बारे में देखा जाए, CPCB ही कहता है, भारत सरकार की ही संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट कंट्रोल, क्लाइमेट चेंजेस के अंतर्गत काम करती है। ये संस्था कहती है कि हम पर ईयर 10 to 11 मीट्रिक टन जो है वो ई वेस्ट जनरेट करते हैं। सोचिए, इसीलिए कहा जाता है कि हम वी आर स्टैंडिंग द वर्ड्स ऑफ 6 मार्क्स एक्सटेंशन, और कारण उसका कौन है? हम हैं।
बहुत ही गंभीर बात है। फिर एक कोट फेमस है यूएसए में। यूएसए में एक कोट फेमस है, वी डू नॉट इनहेरिट द प्लैनेट फ्रॉम आवर एंसेस्टर, वी बारो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन। यानी कि ये पृथ्वी यानी ये ग्रह जो है हमें अपने पूर्वजों से मतलब उत्तराधिकार में नहीं मिला है, विरासत या विरासत में नहीं मिला है, ये उधार मिला है हमें अपने बच्चों से। इसीलिए इन्वायरमेंट को लेके बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज आने वाले हैं आपके सामने, बहुत ही रोचक होने वाली है आपकी क्लासेस। तो आप देखिए, बने रहिए हमारे साथ। फिर हम बताएंगे आपको जो 4 लॉ हैं, जो वेरी कॉमन ने 4 लॉ दिए, उसके बारे में बताएंगे। पहला लॉ दिया, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग एल्स, कि इस धरती पे, इस ग्रह पे एक दूसरे से सभी कनेक्टेड हैं। सभी जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, बायोटिक फैक्टर हो, अबायोटिक फैक्टर हो, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। दूसरे लॉ में इन्होंने कहा एवरीथिंग मस्ट गो समवेयर। हर कुछ यानी कि पृथ्वी पे कुछ भी चीज़ अंतिम नहीं होती, हमेशा याद रखिएगा, पृथ्वी पे कुछ भी चीज़ अंतिम नहीं होती। जैसे एनर्जी को ले लीजिए, एनर्जी कभी नष्ट होती है? जी बिल्कुल नहीं नष्ट होती है एनर्जी। अब जैसे सपोज दैट हमने आग जलाई, स्मोक हुआ, स्मोक गोज टू अपर साइड इन द इन्वायरमेंट, जो ऐश उसकी है वो धरती में ही फॉल हो गया, यानी लैंड में फॉल हो गया ऐश। फिर बारिश आती है तो वो स्मोक फिर नीचे आता है। ऐसे ये सब साइकिल्स चलती रहती हैं। बायोजियो साइकिल्स ले लीजिए, जिसमें आप सल्फर पढ़ेंगे, कार्बन पढ़ेंगे, ऑक्सीजन साइकिल्स पढ़ेंगे, वगैरह वगैरह, उसमें बताया जाएगा आपको। फिर नेचर नोज बेस्ट। थर्ड लॉ कहता है कि नेचर नोज बेस्ट। जो नेचर का रूल है, जो नेचर ने अपना रूल बनाया है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और हम नेचर से ज़्यादा नहीं जानते हैं, हम यही जानते हैं कि हाँ नहीं, जो हमारी सप्लाईज हैं, जो हमारी नीड्स हैं, जो हमारी ग्रीड्स हैं, उसके लिए हम लगातार जो नेचर है, इन्वायरमेंट है, उसका दोहन करते रहते हैं। ये कहता है कि नेचर जो है नोज बेस्ट, उसने अपने रूल बनाए हैं। ज़्यादा पेड़ काटोगे तो जाहिर सी बात है कहीं बाढ़ होगा, कहीं सूखा होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। फोर्थ लॉ कहता है कि देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। कुछ भी फ्री नहीं है, हमेशा याद रखिएगा, कुछ भी फ्री नहीं है। ये जानने वाली बात है। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द नेचर ऑलवेज कैरी इट्स इकोलॉजिकल कॉस्ट। हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम जो इन्वायरमेंट है उसके संसाधनों का, उसके रिसोर्सेज का दोहन करेंगे तो उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। हमने खदानें बनाई, हमने धातुएं निकाली, हमने कोयले निकाले। आज देखिए कहीं कहीं जल स्तर ख़त्म है, कहीं कहीं हीट जो वेव्स चल रही हैं, हीट आइसलैंड बने हुए हैं। बारंबार जो इंटेंसिटी है फ्लड्स की वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जो हमारा कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया वो जो है चपेट में आता जा रहा है बाढ़ की, वगैरह वगैरह चीज़ें ये सब हो रही हैं। इसलिए कहा गया है कि देयर इज़ नो सच थिंग एज फ्री इन लंच। सो आगे चलेंगे, आगे देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट्स। इन्वायरमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आपको जानने की ज़रूरत है। जैसे बायोटिक कंपोनेंट हो गया, अबायोटिक कंपोनेंट हो गया। तो सबसे पहले देखते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या एग्जिस्ट करता है। दिस इज एनर्जी, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, वाटर, एटमॉस्फेरिक गैसेज एंड वेंट्स, फायर, ग्रेविटी, टोपोग्राफी, सॉइल, जियोलॉजिक सबस्ट्रेटम। फिर हम आते हैं बायोटिक फैक्टर पे। बायोटिक फैक्टर क्या क्या वो करता है। ये करता है ग्रीन प्लांट, नॉन ग्रीन प्लांट, डिकम्पोजर, पैरासाइट्स, सिम्बोयंट्स, एनिमल्स एंड मैन्स। सोचिए, ये आपके बायोटिक फैक्टर हैं, ये आपके अबायोटिक फैक्टर हैं। इसके बारे में हम जानेंगे। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो बायोटिक हैं, कौन कौन से फैक्टर अबायोटिक हैं। एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है निम्नलिखित में से कौन सा फैक्टर जो है वो बायोटिक फैक्टर है।
3 ऑप्शन में से एक जो है सही होगा। चलिए आगे देखते हैं अबायोटिक फैक्टर क्या है। एन अबायोटिक फैक्टर इज एन नॉन लिविंग पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम दैट सेव्स इट्स इन्वायरमेंट। यानी कि जो अबायोटिक फैक्टर है वो इन्वायरमेंट का ही पार्ट होता है, इन्वायरमेंट को ही बनाने में मदद करता है। इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को देखा जाए, यानी कि अब देखा जाए अबायोटिक जो फैक्टर है वो किस पे जो है ज़्यादा डिपेंड करता है, एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दूसरा है एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या आएगा? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपका आपका टेम्परेचर आएगा, आपका एयर आएगा, जैसे आपने बताया वाटर आएगा, लाइट आएगी, एक्सेट्रा। फिर जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसमें क्या आएगा? एक्वेटिक इकोसिस्टम में जैसे आएगा आपकी सैलिनिटी आएगी, आपकी ओशन करंट्स आएंगी, ये सब चीज़ें जो है वो आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम में आएंगी। अब देखा जाए तो अबायोटिक कंपोनेंट्स आल्सो इन्वॉल्व्स केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस एज। जो केमिकल और फिजिकल यानी कि जो रासायनिक और भौतिक जो गतिविधियां हैं वो भी जो है इसमें शामिल होती हैं। जैसे जो हमारा ऑक्सीजन साइकिल्स हो गया, नाइट्रोजन सक्स साइकिल हो गई, वो उसको जो है या नाइट्रोजन को ऑक्सीजन को इंक्लूड करता है। या फिर जो भौतिक फिजिकल जो प्रोसेस होता है जैसे वोल्केनिक इरप्शन हो गया, जैसे अर्थक्वेक्स आ गए, ये सबको भी जो है इंक्लूड किया जाता है किसमें? अबायोटिक फैक्टर में। फिर हम देखेंगे बायोटिक फैक्टर क्या है। अबायोटिक फैक्टर इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट शेप्स इट्स इन्वायरमेंट। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इन्वायरमेंट को बनाता है। इन अ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, जैसे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में देख लिया जाए एक्वेटिक प्लांट्स, फिश, एम्फीबियंस जो टेरेस्ट्रियल में भी रह सकते हैं, फिर एक्वेटिक में भी रह सकते हैं। एल्गी, Biotic and abiotic factor works together to create a unique ecosystem. Always remember that when biotic and abiotic factor work together, they create a unique ecosystem. Always remember that. फिर आगे देखते हैं हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। कितने लेवल्स होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। फिर देखते हैं कि जो पहला लेवल है जैसे इंडिविजुअल है, फिर देखेंगे पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है, इकोसिस्टम है, बायोम है, बायोस्फीयर है। ये सब चीज़ें जो हैं आएंगी किसके अंदर? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी के तहत आएंगी। अब हम इसके बारे में एक एक करके जानेंगे। चलिए पहला देखते हैं इंडिविजुअल। द स्मॉलेस्ट यूनिट, याद रखिएगा स्मॉलेस्ट यूनिट, ये जो हमारा इंडिविजुअल है यानी कि एकल जीव जिसको बोल सकते हैं हम, एकल जीव, ये क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बायोस्फीयर। ऑलवेज रिमेंबर दैट इंडिविजुअल इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बायोस्फीयर। इज लिविंग बीइंग विच इज इंक्लूड्स बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है जो ऑर्गेनिज्म है, या मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, हमेशा याद रखिएगा। और ये जो है इंडिपेंडेंटली फ्री होता है कोई भी फंक्शन करने के लिए। दिस इंडिविजुअल हैज़ द एबिलिटी टू ग्रो एंड रीजनरेट। ये जो इंडिविजुअल है या ये जो ऑर्गेनिज्म है वो उसके पास क्षमता होती है वृद्धि करने की और पुनर्जनन करने की। याद रखिएगा इसके पास क्षमता होती है विकास करने की, वृद्धि करने की और पुनर्जनन करने की। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं दूसरा जो लेवल है वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में हम देखेंगे पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ मेनी ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज। ऑलवेज रिमेंबर दैट पॉपुलेशन किसकी होती है? जैसे हम ह्यूमंस हैं तो हमारी पॉपुलेशन होती है, हम एक स्पीसीज हैं, जो मेल फीमेल वो अलग डिफरेंसेस है, लेकिन हम स्पीसीज किसके हैं? ह्यूमंस की। तो उसमें क्या है कि सेम स्पीसीज की बात करता है पॉपुलेशन कि अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ मेनी ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज। इंडिविजुअल में केवल एक होगा और जो पॉपुलेशन होगी इसमें जो है संख्या नंबर्स ज़्यादा होंगे। दे कॉल पॉपुलेशन। A population is group of individual of a single species
वही चीज़ है यहाँ पे कि सिंगल स्पीसीज की पॉपुलेशंस होगी लिविंग टुगेदर विद इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया। जैसे ये पर्टिकुलर एरिया यहाँ पे है, तो यहाँ पे जैसे रैबिट्स रहते हैं, तो ये सारे रैबिट्स हो गए। तो ये जो जियोग्राफिकल एरिया है ये बोला जाएगा किसी ये इनकी पॉपुलेशन को जो है वो इंडिकेट करेगा। देन वी आर गोइंग टू नेक्स्ट थर्ड लेवल। थर्ड लेवल इज कम्युनिटी। ऑल द लिविंग बीइंग लिविंग इन एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड कम्युनिटी। ऑल द लिविंग बीइंग, ऑलवेज रिमेंबर दैट नॉट ओनली वन स्पीसीज की बात, यहाँ पे एक ही स्पीसीज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है ऑल लिविंग बीइंग्स। लिविंग बीइंग्स में सारे जो पॉपुलेशंस हैं वो आ जाएंगी। कम्युनिटी डिफाइन एज ऑल द पॉपुलेशंस, देखिए ऑल द पॉपुलेशंस दैट अलाइव इन गिवन एरिया, दिस इंक्लूड ऑल द डिफरेंट स्पीसीज पॉपुलेशंस। यानी कि जो कम्युनिटी है जिसको समुदाय बोला जाता है हिंदी में, समुदाय, समुदाय में क्या क्या आती हैं स्पीसीज, जो हमारा पॉपुलेशन है उनका बंच होता है। जैसे ये रैबिट का हो गया, ये बफेलो का हो गया, ये काऊ का हो गया, ये डॉग्स का हो गया, ये हो गया समथिंग, कुछ भी मान लीजिए आप। ये सब चीज़ें कंक्लूड करके क्या बनती है, कम्युनिटी बनती है। कम्युनिटी जो है वो बिगर जो फेनोमेना है होता है इससे, पॉपुलेशन से। अब हम देखेंगे आगे, आगे क्या है, आगे है इकोसिस्टम। ये जो फोर्थ अपना जो लेवल है वो है इकोसिस्टम। इट इज सेट ऑफ ऑल लिविंग स्पीसीज एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स एग्जिस्टिंग एंड इंटरेक्टिंग इन ए गिवन एरिया। अब ये कहता है कि ये सेट होता है, सेट ऑफ ऑल लिविंग स्पीसीज। ऑल लिविंग स्पीसीज मीन्स दैट rabbit, dogs, buffalo, humans, etc. And abiotic components existing and interacting in the given area. एक certain area दिया गया होता है, वहाँ में ये species जो है वो जो हमारा abiotic component है, जैसे sun है, energy है, temperature है, salinity है, gravity है, etc. उसके साथ जो है ये interact करता है, अंतर संबंध रखता है, वो कहलाता है क्या, इकोसिस्टम। देयर इज एन इंटरेक्शन विथ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। इकोसिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि यहाँ पे जो स्पीसीज है वो जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके साथ, लिविंग थिंग्स हैं उनके साथ, जो बायोटिक फैक्टर हैं उनके साथ, अबायोटिक फैक्टर हैं उनके साथ जो है वो इंटरैक्ट करता है और किसका निर्माण करता है, इकोसिस्टम का। फिर आगे देखते हैं, आगे है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज द सिक्स्थ पार्ट, अ सिक्स्थ लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Biosphere is the highest level of the organization. Always remember that biosphere is the highest level of organization. It is the global ecological system which consists of all the living organism and other factor which support life. Biosphere mainly refers to the part of the earth crust. Biosphere की फिनोमेना कहती है कि ये आपकी हो गई स्पीसीज, यानी कि इंडिविजुअल के बाद आपका पॉपुलेशन, यानी सेम स्पीसीज हो गई इसमें, पॉपुलेशन हो गया। पॉपुलेशन के बाद आपका आता है कम्युनिटी, जिसमें स्पीसीज की बहुत सारी चीज़ें हो गई, डॉग्स हो गए, बफेलो हो गई, वगैरह वगैरह। ये आपका करेगा किसका, कम्युनिटी का। कम्युनिटी जो है वो रिफ़र करती है किसको, जो जैविक एंड भौतिक जो फिजिकल एंड बायोलॉजिकल जो इंटरेक्शन है ऑर्गेनिज्म के बीच, वो वहाँ पे जो बायोस्फीयर है अपना, उसमें जो हमारा इकोसिस्टम है उसके तहत जो है ये सब क्रियाएं होंगी। फिर उससे भी बड़ी संकल्पना यही है,
जो हमारा बायोस्फीयर है, ये द बिगेस्ट हाईएस्ट लेवल of the organization, all the individual, all the population, all the communities, all the ecosystem are included in this. Then we are going to next part, basic definition. हम जानेंगे कि basic definitions क्या क्या है अपनी, उसके बारे में जानेंगे. सबसे पहला आता है environment. Environment के बारे में अभी आपने कुछ देर पहले ही पढ़ा, एक बार फिर जान लेते हैं इन्वायरमेंट किसे कहते हैं. द इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट्स सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म. कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके चारों तरफ होने वाली घटनाएं, चारों तरफ होने वाली जो लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है उसका, वो चीज़ें मिला के क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पर्यावरण. The relationship and interaction between organism and environment are highly complex. याद या ध्यान देने वाली बात है. Always remember that interaction या relationship between organism and environment is highly complex. हमेशा याद रखिएगा highly complex. जब आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में जानेंगे. Environment is not static. This is important information for you again. Environment is not static because the biotic and abiotic factors are in flux and keep changing continuously. Environment जो है वो लगातार चेंज होता रहता है. कैसे? जैसे बता रहा है कि biotic and abiotic factor in flux. Biotic factors जैसे हमारा क्या हो गया, जो प्लांट्स हो गए, एल्गी हो गया, ह्यूमन हो गए, एटसेट्रा. अबायोटिक फैक्टर टेम्परेचर हो गया, सैलिनिटी हो गई, ग्रेविटी हो गई. ये सब चीज़ें जो है वो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती रहती हैं. इसीलिए कभी देखते हैं टेम्परेचर हाई है तो ज़्यादा दिक्कत है, कम हो रहा है तो ज़्यादा दिक्कत हो रही है. इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, वो कभी जो है वो स्टैटिक नहीं होता, यानी अस्थाई नहीं होता. अब हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो रिलेट करता है इन्वायरमेंट से. इन्वायरमेंटल इशूज़, हालांकि इसको हम बहुत अभी आगे चल के पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल इशूज़, लेकिन यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल इशूज़ दिए गए हैं उसी से संबंधित हैं कि इन्वायरमेंटल इशूज़ क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकते. आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से आप जो है इन सब पॉइंट्स को आप लिख सकते हो उसमें फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव, सच एज क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवर पॉपुलेशन. ये सब चीज़ें जो है आपके इन्वायरमेंटल इशूज़ हैं. क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हमारा जो कोस्टल एरियाज़ है इंडिया का वो ज़्यादा खतरे में है. क्लाइमेट चेंज के कारण जो है क्रॉप पैटर्न्स जो है वो ज़्यादा वेरी कर रही हैं, रेनफॉल वो वेरी कर हो रही हैं. क्लाइमेट चेंज के थ्रू जो है जो फ्लड्स हैं, जो ड्रॉट्स हैं, वो उनकी जो अकरेंस है वो बार बार हो रही है. ग्लोबल वार्मिंग, इसके लिए CFC है वो जिम्मेदार हो रहा है. हम लोग बहुत सारी चीज़ें बर्न करते हैं. वी आर प्रोड्यूस मोर द एनर्जी, फ्यूल बर्निंग हो गई, उसके ज़रिए जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसके ज़रिए ग्लोबल वार्म हो रहा है. ओजोन डिप्लीशन के क्या कारण है? जैसे CFC हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, इसके ज़रिए जो है ये ओजोन डिप्लीट हो रहा है, जिससे जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो हमें नुकसान पहुंचा रही हैं. और अभी देखा गया कि 2021 में मार्च अप्रैल के महीने में जो हमारा अंटार्कटिका है वहाँ पे सबसे बड़ा ओजोन का लेयर आज तक का देखा गया है. ये बहुत ही गंभीर स्थिति है. पॉल्यूशन को लेके देखा जाए तो जो इश्यूज़ हैं, एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, नॉइज़ पोल्यूशन हो गया, सॉइल पोल्यूशन हो गया, ई वेस्ट हो गया, प्लास्टिक पोल्यूशन हो गया, बायो जो मेडिकल डिग्रेडेबल वो वेस्ट हो गया, वो हो गया. यहाँ पे भी हम जो है बहुत सारी चीज़ें वेरी करेंगे. यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे आगे कि कैसे इन्वायरमेंटल इशूज़ को टैकल किया जाए, कैसे जो है इन्वायरमेंटल जो हमारा इन्वायरमेंट है वो हमारी गतिविधियों के चलते फॉर आवर एक्टिविटीज़ बहुत ही डिस्ट्रॉय हो रहा है. डिफॉरेस्टेशन फॉर आवर नीड्स फॉर वुड्स, फॉर फ्यूल, फॉर फर्नीचर. हम पेड़ों को काट रहे हैं फॉर आवर हैबिटेट, फॉर आवर
एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव, हम जो है डिफॉरेस्टेशन करते ही जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में जो है वो पेड़ नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत ही संकटमयपूर्ण होने वाला है। ओवर पॉपुलेशन इसी से रिलेटेड चीज़ है। ओवर पॉपुलेशन जब ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है जो रिसोर्सेज होंगे, डिमांड्स बहुत ज़्यादा होगी रिसोर्सेज की, फिर डिमांड्स होगी रहने के लिए, जो हैबिटेट्स हैं वो बनाए जाएंगे, आवास बनाए जाएंगे, जो एग्रीकल्चर है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। इससे क्या होगा, फॉरेस्ट जो है वो काटे जाएंगे, जॉब में अवसर की कमी होगी, बहुत सारी चीज़ें जो है पैदा होने वाली हैं। आगे हम देखेंगे कि ये सब चीज़ों को कैसे हम टैकल करेंगे, या फिर कैसे ये सब चीज़ें जो है इन्वायरमेंट पे अफेक्ट करती हैं, इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती हैं। फिर जानेंगे हम इकोलॉजी। अभी फिर हमने जैसे इकोलॉजी की परिभाषा आगे भी पढ़ी, यहाँ भी पढ़ लेते हैं। इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द इन्वायरमेंट। इकोलॉजी जो है वो इन्वायरमेंट की स्टडी के लिए जो इन्वायरमेंट की हम स्टडी करते हैं उसको कहा जाता है इकोलॉजी। एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ ऑर्गेनिजम्स लिव विथ ईच अदर इन यूनिक फिजिकल इन्वायरमेंट। कोई भी एक जो भौतिक पर्यावरण है उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स कैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं, कैसे वो उस जो फिजिकल इन्वायरमेंट है कैसे वो उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, इंटर रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, वो देखते हैं। इकोलॉजी इज द साइंस अंडर विच ऑल द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑल ऑर्गेनिजम्स एंड द फिजिकल इन्वायरमेंट आर स्टडीज। वही बात है कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ कैसे अपने रिलेशन स्टैब्लिश करता है। अब हम यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे। प्रिंसिपल्स इन इकोलॉजी। इवोल्यूशन, इसके बारे में हम जानते हैं कि इवोल्यूशन क्या है। चार्ल्स डार्विन को आपने पढ़ा होगा, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इन्होंने ही दिया था। इवोल्यूशन यानी कि क्रमिक विकास। जैसे कि हम कह जाते हैं कि हम बंदर हमारे पूर्वज हैं, तो बंदरों से लेके अब तक का होने वाला विकास जो है वो क्रमिक विकास कहलाया। इसको बोलते हैं इवोल्यूशन। यानी कि यह विकास की श्रृंखला में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि समय के साथ जो उन्होंने थियरी बताई डार्विन ने, उन्होंने उसके आधार पर यही कहा कि समय के साथ जो है वो जीवों में परिवर्तन होता है, प्रकृति में भी परिवर्तन होता है, उसके साथ साथ प्रजातियों में भी परिवर्तन होता है। देन एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन जो है ये इनहेरिट होता है, मतलब कि ये आनुवंशिक होता है। ये हमें वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कैरी होता है। ये देखा जाता है कि ये कहा जाए तो जैविक जो कार्यविधि है, यानी कि जो बायोटिक फंक्शन, इसके तहत जो है जो जीव होता है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो अपने आप को उस इन्वायरमेंट में या दिए गए इन्वायरमेंट में खुद को सरवाइव करता है, उसको खुद को जो है उसके अनुसार ढालता है। एडॉप्टेशन में देखा जाए जैसे घोड़े का दांत, यानी कि घोड़ा है, जैसे घोड़ा घास खाता है, घास खाने से या लगातार दांत रगड़ने से दांत तो खत्म हो जाने चाहिए या दांत जो है वो घिस जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। घोड़ा जो है जो वो घास खाता है, जो उसके घिसने वाले जो दांत होते हैं या पीसने वाले जो दांत होते हैं घास को, वो लगातार पूरी लाइफ टाइम बढ़ते रहते हैं। ये होता है एडॉप्टेशन। वेरिएशन ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है यहाँ पे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बताता है कि ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर वेरिएशन विद इन वन स्पीसीज, विद इन वन ऑर्गेनिजम्स, विद इन वन जो स्पीसीज है उसके बीच जो है अंतर हो सकता है, बिकॉज वो कुछ अलग से अपनी विशिष्टताएं जो है वो डेवलप कर लेते हैं, समथिंग स्पेशल एक्टिविटी दे जनरेट। देन स्पेसिफिकेशन अलगाववाद की बात करता है, यानी कि जो हम अपने जो है इस मतलब समुदाय में रहते हुए, अपने जो हमारी जो कम्युनिटी है उसमें रहते हुए हम कुछ अलग से चीज़ें डेवलप कर लें और उसको जो है
हम अपने विशिष्ट रूप में जाने जाएं। जैसे हम जो है तलवारबाजी सीख लें, या हमारे समुदाय में या हमारे स्पीसीज़ में कोई तलवारबाजी ना जानता हो, हम तलवारबाजी सीख लें तो हम उनसे अलग हो गए। हम ऊंची कूद लगाने में माहिर हो जाएं, हम तेज़ भागने में माहिर हो जाएं, तो वो चीज़ें जो है यहाँ पे उन सबसे हमें अलग बनाती हैं, स्पेशल बनाती हैं। उसको बोला जाता है स्पेसिफिकेशन। म्यूटेशन बहुत देखा होगा आपने कि जो वो पैसे जो मांगते हैं या फिर जो भगवान के नाम पे चंदा मांगते हैं, बहुत देखा होगा कि किसी गाय के पीठ से जो है एक इस अलग से टांग निकली हुई है। कहीं देखा होगा 2 मुंह वाला सिर सांप जो है वो पाया जाता है। वो म्यूटेशन है, ये जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। आप जब जानते हो नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन की थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन, जिन्होंने बेस बनाया है किसका, इवोल्यूशन का। इवोल्यूशन का ही बेस बनाया था, और नेचुरल सिलेक्शन को ही बेस बना के इवोल्यूशन की बात कही थी कि नेचर में वही सरवाइव कर पाएगा जो नेचर के अनुसार जो है इवेल्युएट होगा, जो नेचर के अनुसार जो है ढलेगा। उसके बाद आता है एक्सटिंक्शन, यानी कि पर्टिकुलर स्पीसीज की लास्ट जो इंडिविजुअल बचता है, या फिर पर्टिकुलर स्पीसीज की लास्ट जो ऑर्गेनिज्म बचता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाए या फिर बचा है तो उसको एक्सटिंक्शन कहा जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगली तरफ, इकोसिस्टम की बात करते हैं। एन इकोसिस्टम इज अ जियोग्राफिकल एरिया। ऑलवेज रिमेंबर दैट इकोसिस्टम ये वाइड फिनोमिना है। अभी आपने देखा उसमें क्या होता है कि जियोग्राफिकल एरिया वेयर प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज वेदर एंड लैंडस्केप वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ बबल ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे देखिए कि दिया गया है कि जियोग्राफिकल एरिया है प्लांट्स, एनिमल, अदर ऑर्गेनिजम्स, वेदर, लैंडस्केप्स यानी कि बायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं वो, नॉन बायोटिक जो अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ये सब सारी चीज़ें मिला के जीवन के लिए सुटेबल एक जो है बबल का निर्माण, यानी कि एक बुलबुले का निर्माण करती हैं। जैसे ये लैंडस्केप है, ये आपका बबल हो गया। यहाँ पे साथ ही साथ जो है वेदर यानी मौसम भी इसमें जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखा जाए तो इकोसिस्टम कैन बी वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल। जरूरी नहीं है कि इकोसिस्टम जो है वो बहुत ही लार्ज हो, जरूरी नहीं है कि वो मतलब कि बहुत ही बड़ा हो, ये छोटा भी हो सकता है। द होल सरफेस ऑफ द अर्थ इज सीरीज ऑफ कनेक्टेड इकोसिस्टम्स। देखा जाए तो सारी जो पृथ्वी है अपना, उसका जो ऊपरी सतह है वो डिफाइन करता है किसको, इकोसिस्टम के चेन को। जैसे ये अपनी अर्थ है, अर्थ पे जो है ये एक इकोसिस्टम हो गया, ये दूसरा इकोसिस्टम हो गया, ये तीसरा इकोसिस्टम हो गया, ये चौथा इकोसिस्टम हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठवां हो गया। ये ऐसे चेन चलती है, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। हम इससे भी जो है इंटरेस्टिंग चीज़ों को समझेंगे आगे। तो आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, जो है लाइव आने की कोशिश जल्दी ही करेंगे। उसके बाद आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लाइक करिए। बस चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड इवनिंग, धन्यवाद।